Good evening, students. I hope I'm audible. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय का? Yes. Okay, great. Okay. तर लास्ट टाइम आपण एक नवीन चॅप्टर सुरू केलेला होता, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. ओके. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं रिफ्लेक्शनचा अर्थ काय आहे. ओके. व्हॉट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. त्याच्यानंतर आपण एक ऍक्टिव्हिटी पाहिलेली, ज्याच्यामध्ये आपल्याला हे कळालं की ही रिफ्लेक्शन जी आहे ती कशी मिळते. ये रिफ्लेक्शन कैसे ऑकर होता है, लाइट रेज का सोर्स क्या होता है, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कोणाला म्हणतात, नॉर्मल कोणाला म्हणतात, अँगल ऑफ इन्सिडेन्स, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. परपेंडिक्युलर काय असतं आणि हे अँगल्स कसे बनतात ते आपण बघितलेलं. येस ऑर नो स्टुडंट्स? करेक्ट. ओके. त्याच्यानंतर आपण पाहिलेले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. आता मी माझी स्क्रीन शेअर करते. ओके. तर आपण लास्ट टाइम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सुद्धा पाहिलेले. ऑल टुगेदर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आहेत. पहिला लॉ काय म्हणतो की अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू अँगल ऑफ इन्सिडेन्स. ह्याचा अर्थ हे आहे आय इज इक्वल टू आर. अँगल आय इज इक्वल टू अँगल आर. ओके. दुसरा लॉ काय म्हणतो, द इन्सिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे अँड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. ह्याचा अर्थ हे आहे की जी इन्सिडेंट रे आहे, ही रिफ्लेक्टेड रे आहे आणि ही जी नॉर्मल रे आहे, हे सगळे या एका प्लेन मध्ये फॉल होतात. ओके. येस आयुष, व्हॉट इज द डाऊट? येस आयुष, व्हॉट इज द डाऊट? यू कॅन मेसेज. ओके. आयुष मेसेज लिहेपर्यंत वी विल गो फर्दर. सो इन्सिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आणि नॉर्मल हे तिन्ही पण एका प्लेन मध्ये लाय होतात. प्लेन म्हणजे एका साइडला किंवा एका बाजूला. ओके. आपण मॅथमॅटिक्स मध्ये प्लेन शिकलेलो आहोत. प्लेन कोणाला म्हणतात, जे एका पूर्ण बॉक्स मध्ये फॉल होतात किंवा एका डिरेक्शनला राहतात, त्याला आपण प्लेन म्हणतो. ओके. त्याच्यानंतर द इन्सिडेंट रे अँड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल सेंटरला असते. ओके. नॉर्मल सेंटरला असते, त्याच्या एका साइडला इन्सिडेंट रे असते आणि दुसऱ्या बाजूला रिफ्लेक्टेड रे असते. जेवढी इन्सिडेंट रे अँगल बनवते नॉर्मल बरोबर, तेवढीच रिफ्लेक्टेड रे सुद्धा अँगल बनवते नॉर्मल बरोबर. आणि नॉर्मल काय करतं, नॉर्मल एक इमॅजिनरी लाईन आहे जी आपण प्लेन मिररला परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेली आहे, सो दॅट आपल्याला इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रेजच्या अँगलची व्हॅल्यू मिळेल. ओके. नो प्रॉब्लेम आयुष. ओके. आपल्याला इन्सिडेंट अँगल आणि रिफ्लेक्टेड अँगलची व्हॅल्यूज मिळण्याकरता, फाइंड आउट करण्याकरता आपण एक इमॅजिनरी लाईन नॉर्मल ड्रॉ केलेली आहे परपेंडिक्युलर टू द प्लेन मिरर. एवढं सगळ्यांना कळालं? सो फार इट इज क्लियर? सगळ्यांना सबको इतना क्लियर है? येस स्टूडेंट्स, क्लियर? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो उसके बाद हमने ये देखा था, कंस्ट्रक्शन देखा था. हमने एक और एक्सपेरिमेंट देखा था जहां पे हमने एक्टिविटी में प्लेन मिरर लिया था. ओके. अब ये प्लेन मिरर की हेल्प से हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया था व्हाइट बोर्ड पे, और हमने एक तरफ से इंसिडेंट रे को ड्रॉ किया था. कैसे ड्रॉ किया था? पहले हमने प्रोट्रैक्टर लिया था, उससे हमने 30 डिग्री एंगल मार्क किया. अगर आपको 30 डिग्री नहीं करना तो आप 40 डिग्री भी बना सकते हैं. ओके. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ना हो. एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 90 डिग्री हो, मोर देन 90 डिग्री ना हो, वरना आपको वैल्यूज नहीं मिलेगी. ओके. तो हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो चाहिए. श्योर कादम्बरी, आई जूम दिस. इज दैट ओके कादम्बरी?
ओके, ओके ग्रेट। सो आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लिया। ओके, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे मार्क करने के बाद मैंने प्रोट्रैक्टर को रिमूव कर दिया यहाँ से। मी माझं प्रोट्रॅक्टर काढून आता मी काय करणार आहे, जिकडे मी मार्किंग केली या पॉइंटहून इकडे मी पहिले जॉईन करणार सर्वात आधी, त्याच्यानंतर याच पॉइंटला मी एक्सटेंड करणार। ओके, आता हा जो माझा ओरिजिनल पॉइंट आहे त्याला मी इनवर्ड्स पॉइंट आउट करणार, कारण की ही माझी इन्सिडेंट रे आहे, ही माझी ओरिजिनल रे आहे। ओके, या ओरिजिनल रेला मी मिरर मध्ये पाहणार आणि मिरर मध्ये पाहून या बाजूला मी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करणार, जिकडे मला त्याचं रिफ्लेक्शन मिळेल तिकडे मी त्याला ड्रॉ करणार। आता ही इन्सिडेंट रे जी आहे मला इकडे सुद्धा दिसेल, इकडे सुद्धा दिसेल, इकडे सुद्धा दिसेल, पण एग्जैक्ट इंसिडेंट रे किंवा एग्जैक्ट एंगल इकडे मैच कसा झाला पाहिजे, उसके लिए हमने क्या किया था, एंगल्स को मैच करने के लिए हमने यहाँ पे पहले एक पिन डाली आपकी इंसिडेंट रे के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक इनसाइड में पिन डाली, एक थोड़ा सा मैंने उससे दूर पिन डाली, पर ये एक लाइन में होनी चाहिए पिन। ओके, अभी जब मैंने इस इंसिडेंट रे को मिरर से इस तरफ से देखा, यहाँ पे मैंने अपनी आई रखी है, नॉर्मल बीच में है, यहाँ आई रख के मैंने देखा, यहाँ पे आई रख के मैंने देखा, यहाँ पे आई रख के देखा। इधर ही जब आई रख के देखा तो ये पिंस जो थे आगे पीछे हो रहे। यहाँ पे जब मैंने आई रख के देखा, फिर मैंने मेरी पिन आगे पीछे यहाँ पे हो रही थी, एक यहाँ पे पिन, एक यहाँ पे पिन। जब मैंने आई यहाँ पे रखा, जब मैंने आई यहाँ पे रखा तो ये आगे पीछे ऐसे हो रही थी। ओके, लेकिन लाइन के साथ मैच नहीं हो रही। अब मैंने आई यहाँ पे रखा और यहाँ से मैंने देखा, तब मेरी पिंस जो है यहाँ पे आगे पीछे हो रही है, पर ये लाइन के साथ मैच हो रही है। ओके, जो ये लाइन थी उसके साथ मैच हो रही है। ओके, तो मैंने जहां पे मेरी ये पिंस मैच हो गई वहां पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये सारी जो लाइंस है मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन मुझे मिली है इसे मैं बोल रही हूँ रिफ्लेक्टेड रे। इसे मैं क्या बोल रही हूँ, रिफ्लेक्टेड रे, इस लाइन पे, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसका रेप्लिका है, एग्जैक्टली इसका कार्बन कॉपी है। इतना सभी को समझ में आया कल तक? यहाँ तक किसी को डाउट है स्टूडेंट्स जो कल एब्सेंट थे? ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। ओके, इसी के बेसिस पे हमने ये टेबल सॉल्व किया था, क्योंकि हम सभी को पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरा अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री रहेगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? यस आयुष, कितना बनेगा? विकास, वेरी गुड। आयुष अगर इंसिडेंट एंगल, वेरी गुड आयुष, आपको भी आंसर करना है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वेरी गुड, सो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 रहेगा। एक्सेलेंट विकास, एक्सेलेंट आयुष, एक्सेलेंट कादम्बरी। 45 है तो यहाँ पे भी 45 होगा, और यहाँ पे अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो आई होप यहाँ तक कि सभी को क्लियर है। ओके, नो डाउट्स। कैन वी गो टू अनदर पार्ट? क्या हम दूसरे पार्ट पे चले? हम लोग अभी देखेंगे स्मूथ सरफेस का रिफ्लेक्शन कैसा होता है और रफ सरफेस का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। ओके, जैसे हमने कल पढ़ा था, कल तक हमने स्मूथ सरफेस देखा था, प्लेन मिरर देखा था। अभी हम देखेंगे कि रफ सरफेस पे क्या चांसेस होते हैं रिफ्लेक्शन के जब इंसिडेंट रे गिरते हैं। ओके, हम दोनों भी सरफेस पे इंसिडेंट रे के एंगल को सेम रखेंगे, इंसिडेंट रे के एंगल को चेंज नहीं करेंगे। हमको ये देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे हमको किस तरह की मिलती है। ओके, क्या हमको रिफ्लेक्टेड रे इक्वल मिलती है या रिफ्लेक्टेड रे इक्वल नहीं मिलती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है या नहीं होता है, वो हम देखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे दो सरफेस लिए हैं, इंसिडेंट रेज 3 ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे भी मैंने 3 इंसिडेंट रे ड्रॉ किए। तो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से प्लेन सरफेस पे जब हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं तो हम प्लेन सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल बनाते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल चली जाती है। करेक्ट?
तो हमको स्मूथ सरफेस का ऑलरेडी पता है, अगर इंसिडेंट रे रहेगी तो इट विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहेंगे, तो ये वाला सभी को क्लियर है, राइट? इतना सभी को क्लियर है? क्योंकि अगर एक इंसिडेंट रे रहेगी तो एक रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल रहेगा, दूसरी इंसिडेंट रे रहेगी तो दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल रहेगा, तीसरी रहेगी तो ये तीसरा इक्वल रहेगा। तो जो भी इंसिडेंट रे वन रहेगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल वन उसी इंसिडेंट के साथ इक्वल रहेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब बोलते हैं? जब हमारी सरफेस पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो या रेगुलर सरफेस हो। हमारी अगर सरफेस स्मूथ सरफेस है तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है। रेगुलर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे लॉज यहाँ पे फॉलो होते हैं। So the reflection of light from a plane surface and smooth surface is called as regular reflection of light. Okay. For regular reflection, the angles of incidence as well as angle of reflection are same for all parallel rays falling on the surface. इसका मतलब है अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे will be equal to angle of reflection यहाँ पे, ओके जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 इंसिडेंट रे है, वैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैंने फोर्थ इंसिडेंट रे बनाई यहाँ पे तो ये भी मेरी रिफ्लेक्टेड रे के साथ इक्वल होगी, मेरी फोर्थ रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। ओके, और बीच में हमारी इमेजिनरी लाइन नॉर्मल बनेगी। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट 4, इसे हम I4 बोलेंगे, विल बी इक्वल टू R4। ओके, और ये हमारे R4 के साथ इक्वल बनेगा। ये सभी को समझा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का? तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ इक्वल एंगल बनाएगी स्मूथ सरफेस के लिए। ठीक है, दस द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल टू वन अनदर। क्योंकि इंसिडेंट रे एक दूसरे को पैरेलल है तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। ओके, इसके साथ हमारे पास इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर इंसिडेंट रे आर I1, I2, I3 एंड I4, ये सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, तो हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेंगे? R1, R2, R3 एंड R4। करेक्ट? यस और नो स्टूडेंट्स? अगर हमारे I1, I2, I3 और I4 एंगल्स है तो हमारे रिफ्लेक्टेड रे के एंगल्स क्या होंगे? R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इजी है। जो हमने कल किया था वो आज रिपीट कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी सारी रेस पैरेलल है, ओके ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी 1 रे, 2 रे, 3 रे, 4 रे, ये चारों भी इंसिडेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल है और आपका सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका I1 विल बी इक्वल टू I2, I2 विल बी इक्वल टू I3 एंड I3 विल बी इक्वल टू I4। ओके, मतलब अगर इसने 30 डिग्री बनाया तो ये भी 30 डिग्री बनाएगा, ये भी 30 डिग्री बनाएगा, ये भी 30 डिग्री बनाएगा। ओके, नो विशाल, डे बिफोर yesterday class was there, yesterday it wasn't there. Okay, yesterday due to some emergency I had to cancel. I'm talking like day before yesterday, परसों के दिन हमने ये किया था ना ऐसा। ओके, so I1 is equal to I2, I2 is equal to I3, I3 is equal to I4। ओके, ये सबको समझा? मतलब ये सारे जो है इनका मेजर एक ही रहेगा। अगर एक 30 डिग्री रहेगा तो अल्टीमेटली ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। अब हम आते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल के पास। तो रिफ्लेक्टेड एंगल के पास क्या रहेगा? R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3, R3 इज इक्वल टू R4। क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? योर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर ये 30 है तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 रहेगा, और ये सारे एक दूसरे के साथ इक्वल रहेंगे क्योंकि आपकी इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है एक दूसरे से। तो इनके जो एंगल्स बनेंगे विद ऑल द एंगल्स विल बी सेम विद ईच अदर। ये सभी को समझा? इतना क्लियर है? एनी डाउट स्टूडेंट्स?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड? यस, वेरी गुड। अभी हम चलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे। अब आप सभी को होना पता है, वेरी गुड, ओके। सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है लॉज फॉलो कहीं ना कहीं नहीं करेगा, करेक्ट? कहीं ना कहीं लॉज इसके इसके साथ मैच नहीं होंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज जो है कहीं ना कहीं इसका जो सरफेस है इरेगुलर होगा। अगर थोड़ा सा रेगुलर है तो कहीं ना कहीं बीच में उसका इरेगुलर सरफेस होगा, ओके। इसका मतलब ये है अगर आपके इंसिडेंट रे एक दूसरे से पैरेलल है पर आपके रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से पैरेलल नहीं होंगे, ओके। हमने यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रे को काउंट किया, तो आपके रिफ्लेक्टेड रेज जो है पैरेलल नहीं होंगे क्योंकि आपकी रिफ्लेक्शन की जो सरफेस है वो इरेगुलर है। तो कोई भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज को वो डाइवर्ट कर सकती है। इतना सभी को क्लियर हो गया? ये स्टुडंट्स, आप सभी को इतना क्लियर है? सगळ्यांना एवढं समजलं? कोणाला काही शंका आहे इथपर्यंत? आपल्या इरेग्युलर रिफ्लेक्शन केव्हा होतं? जेव्हा तुमची सरफेस जी असते, ओके, ती इरेग्युलर असते, बरोबर? येस। ओनली कादंबरी इज रिप्लाइंग, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। जेव्हा तुमची सरफेस इरेग्युलर असते, ओके ओके, जेव्हा तुमची सरफेस इरेग्युलर असते तेव्हा जर का तुमचे इन्सिडेंट रे एकमेकांबरोबर इक्वल जरी असते किंवा एकमेकांशी पॅरलल जरी पण असले तरी तुमचे रिफ्लेक्टेड रेजेस असतील ते एकमेकांना पॅरलल नसणार, ओके। का नसणार? कारण की तुमची सरफेस जी आहे रिफ्लेक्टेड सरफेस ती इरेग्युलर आहे, ती रफ सरफेस आहे, ओके। The reflection of light from rough surface is called irregular reflection. ही irregular reflection कुठून मिळते? जेव्हा रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट रफ सरफेस वरती ऑकर होते तेव्हा आपल्याला इरेग्युलर रिफ्लेक्शन मिळतं. In irregular reflection, the angle of incidence for parallel rays of incidence are not equal and therefore the angles of reflection are also not equal. कारण का? तुमचे अँगल ऑफ इन्सिडेन्स जे आहेत एकमेकांना मॅच नाही करत, म्हणून तुमच्या रिफ्लेक्टेड रेसचे जे अँगल्स आहेत ते सुद्धा एकमेकांना मॅच नाही करणार, ओके। तुम्ही इकडे पाहताय तिकडे बघा ही सरफेस वर आहे, इकडे तुमची इन्सिडेंट रे अशी झाली पण रिफ्लेक्टेड रे या बाजूला गेली, ओके। या बाजूला सुद्धा तुमची इन्सिडेंट रे इकडे आहे पण तुमची रिफ्लेक्टेड रे या बाजूला गेली एकदम, तसंच ही थर्ड इन्सिडेंट रे आहे ते रिफ्लेक्टेड रे आतल्या बाजूला गेली. जर का तुम्ही मध्ये अँगल नॉर्मल जरी ड्रॉ केला परपेंडिक्युलर पण तुमचे हे जे अँगल्स आहेत हे एकमेकांना मॅच नाही करू शकणार, ओके। म्हणजे काय मॅच नाही करू शकणार? याचा अर्थ हे आहे तुमचा I1 विल नॉट बी इक्वल टू I2, I2 विल नॉट बी इक्वल टू I3, म्हणून तुमचा R1 आणि R2 एकमेकांना मॅच नाही करणार, ओके। अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इकडे मॅच करतील, I1 आणि R1 मॅच करतील पण I1 आणि I2 मॅच नाही करणार, I2 आणि I3 मॅच नाही करणार, ओके। एवढं सगळ्यांना कळालं? इथे काही डाउट आहे कोणाला? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नो डाउट, ओके। सरफेस इरेग्युलर है इसीलिए क्या होगा, अगर ये मेरी I4 रे है यहाँ पे गिरी तो ये मेरा एंगल ऐसे बनाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको नॉर्मल को ऐसा ड्रॉ किया है सरफेस के हिसाब से, तो मेरा I4 जो रहेगा विल बी इक्वल टू R4, ओके। I4 है विल बी इक्वल टू R4, पर मेरा I4 विल नॉट बी इक्वल टू I1 और I2 और I3। ये सभी को समझा? ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल रहेंगे पर ये इनके साथ इक्वल नहीं रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन वाला लॉस थोड़ा चला जाएगा बट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सब सेम प्लेन में फॉल होंगे, बीच में नॉर्मल भी बनेगी, इमेजिनरी लाइन, ये सारा फॉलो होगा पर ये एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं हो पा रहे, okay। So thus your I1 will not be equal to I2, I2 will not be equal to I3 and I1 will be equal to R1, okay।
इसका मतलब है I1 R1 के साथ इक्वल होगा, I2 R2 के साथ इक्वल होगा, I3 R3 के साथ इक्वल होगा, I4 R4 के साथ इक्वल होगा। पर ये एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली मैच नहीं होंगे। R1 विल नॉट बी इक्वल टू R2, R2 will not be equal to R3, or R3 will not be equal to R4, and so on. Thus, the reflected rays are not parallel to one another and spread over a large surface. Okay? So ये जो reflected ray है एक दूसरे से parallel नहीं होते हैं और बहुत ही दूर दूर वाले surface पे spread होते हैं. So ये हमको इस diagram से पता चला है. So always remember, laws of reflection are followed in both regular and irregular reflection. दोनों जगह पे laws of reflection follow होते हैं. अगर आपका surface rough भी हो, smooth भी हो, laws of reflection follow होंगे. ठीक है? The reflection of light in irregular reflection has not been obtained because the laws of reflection are not followed. They are obtained because the surface is rough. Okay, आपका irregular surface है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन बनता है. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, पर आपकी सरफेस की वजह से आपकी इरेग्युलर रिफ्लेक्शन होती है. ठीक है, क्योंकि आपका सरफेस इरेग्युलर है तो हम उसको इरेग्युलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे. ठीक है, इन इरेग्युलर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट. हर जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग एंगल बनाएंगे. But at one point, the angle of incidence and reflection are equal. इसका मतलब ये है एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पे I1 will be equal to R1, I2 will be equal to R2, I3 will be equal to R3 और I4 will be equal to R4. मतलब इंटरनली सेम रहेंगे, एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे. क्या सभी को ये लॉस क्लियर है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन? स्टूडेंट्स क्विकली रिप्लाई, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा दोबारा. Everyone is clear? सगळ्यांना समजले laws of reflection? Easy to understand? Okay. Okay, very good. Okay, very good. Okay. Reflection of reflected light. अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसी के रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, जो लाइट रेज वापस जा चुके हैं उसके रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. How do you see if barber in a saloon has cut the hair on your neck properly or not? जब भी आप हेयर कट के लिए जाते हो, ओके, कहीं पे भी बार्बर शॉप में जाते हो या आप पार्लर में जाते हो, तो आपको पता है आपके ये जो हेयर कट जो है वो बार्बर आपको एक मिरर देता है. ओके, एक मिरर आगे से आप देखते हो और पीछे का हेयर कट देखने के लिए एक पीछे मिरर देते हैं. सभी ने एक्सपीरियंस किया है जब भी आप हेयर कट के लिए गए हो? यस. तो मिरर देता है तो उसमें क्या होता है, आप पीछे के हेयर या पीछे के अपने बैक साइड के जो हेयर होते हैं वो देख पाते हो. करेक्ट, क्योंकि आपके बैक साइड का मिरर जो है सामने वाले मिरर के साथ रिफ्लेक्शन ऑकर कर रहा है. यस, सो ये एक एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज डू वी सी इन अ मिरर? व्हाट हैपेंस टू लेफ्ट एंड राइट? तो कभी अपने आप को अपने इमेज के मिरर के सामने खड़ा रखा है, राइट? तो आपका लेफ्ट हैंड जब आप रेज करते हो तो मिरर में कौन सा हैंड रेज होता है? जब भी आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हो, वेरी गुड, सभी का राइट हैंड रेज होता है, राइट? इसका मतलब आपकी जो ओरिजिनल इमेज है मिरर में उल्टी दिखती है, राइट? आपका लेफ्ट मिरर के साथ राइट बन जाता है, आपका राइट आपके साथ लेफ्ट बन जाता है. करेक्ट. हाउ डू वी सी द इमेज ऑफ द मून इन द वाटर? आप मून को वाटर में देखते हो तो कैसा दिखता है मून वाटर में? कैसे दिखेगा? अपसाइड डाउन दिखेगा, उल्टा दिखेगा, या सीधा दिखेगा? जैसे हमको स्काई में दिखता है वैसे दिखेगा? स्काई में दिखता है वैसे दिखेगा. मून की इमेज को क्या होगा? अपसाइड डाउन दिखेगा सभी को. यस, वेरी गुड. तो हम उसको उल्टा देख पाते हैं. यस, अपसाइड डाउन दिखेगा. ओके, इसका मतलब ये है in saloon there are mirrors in front of you and at back of you. In the image of the back of your head is formed in the mirror at the back.
तो आपकी जो बैक साइड की इमेज है बैक साइड के मिरर पे फॉर्म होती है। द इमेज ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर। और जो आपकी बैक साइड की इमेज जो मिरर में फॉर्म हुई है वो मिरर की इमेज आपके सामने वाले मिरर में फॉर्म होती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, दोबारा रिपीट करती हूँ, परत रिपीट करते. जेव्हा तुम्ही सलून मध्ये जाता तेव्हा तिकडे भरपूर मिरर्स असतात. जेव्हा तुमचा हेअरकट होतो तेव्हा एक मिरर तुमच्या समोर असतो, दुसरा मिरर तुमच्या पाठीमागे असतो. ओके, आता तुमच्या पाठीमागल्या मिरर मधून तुम्ही समोर बघतात आणि समोर तुम्हाला तुमचा हेअरकट दिसतो, तुमच्या पाठीमागच्या मिरर मधून रिफ्लेक्ट होतो. तर या केसमध्ये काय होतं, या केसमध्ये द इमेज ऑफ बॅक ऑफ युअर हेड इज फॉर्म्ड इन द मिरर ॲट द बॅक. ओके, तुमच्या बॅकसाइडच्या हेडची जी इमेज आहे ती तुमच्या बॅकसाइडच्या मिरर मध्ये फॉर्म झालेली आहे, पण तीच इमेज तुमची जी आहे तुम्हाला फ्रंट साइडच्या मिरर मध्ये रिफ्लेक्ट होऊन दिसते. ह्याचा अर्थ हे आहे, यहाँ पे आप बैठे हो सलून शॉप में, ठीक है, यहाँ पे आपका बैक साइड वाला मिरर है, यहाँ पे आपका फ्रंट साइड वाला बड़ा सा मिरर है. ठीक है, अभी आपकी जो इमेज है यहाँ पे फॉर्म होती है, इसकी मतलब पहली इमेज है उल्टी फॉर्म होगी, फिर यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी तो ये इमेज वापस सीधा हो जाएगी. ओके, यहाँ पे जो आपका लेफ्ट था वो यहाँ पे राइट बन गया, यहाँ का राइट लेफ्ट बन गया, यहाँ पे उल्टा हो गया. ओके, पर यहाँ पे जब ये दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ का लेफ्ट वापस यहाँ पे राइट बनेगा और यहाँ का राइट यहाँ पे लेफ्ट बनेगा. सो रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. ये सभी को समझा स्टूडेंट्स? Okay, so the image of this image is formed in the mirror in front of you. Thus you can see the hair at the back side of your head is cut. तो आप अपने पीछे का हेयर देख पाते हो किस तरह से कट हुआ है. Okay, thus how do we see image of moon in water? As moon is not self luminous, moon की खुद की लाइट नहीं होती है. The sun की लाइट जो होती है वो मून पे फॉल होती है. ओके, और मून के ऊपर रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है. ठीक है, this reflected light is again reflected by water to give us the image of moon, and in this way light can be reflected several times. इससे ये पता चलता है कि एक लाइट जो है बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, जो मून होता है उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उसको जो लाइट है सन से मिलती है. इसकी सन के रेज जो है मून पे फॉल होते हैं और मून के सरफेस पे लाइट होती है. ठीक है, मून की सरफेस की जो लाइट है हमारे अर्थ पे पानी के अंदर हमें दिखेगी. ठीक है, और जब ये लाइट यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से यहाँ पे दिखेगी, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट का हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. वैसे ही यहाँ पे हमको बार्बर शॉप में भी रिफ्लेक्टेड लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा. ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ये स्टूडेंट्स, किसी को यहाँ पे डाउट है? ओनली कादम्बरी इज क्लियर, ओनली वेदांत इज क्लियर, बाकी कोई स्टूडेंट्स को समझा नहीं? ओके, आई होप मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल बनाया है. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट. तो अभी हम यही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे हम देखेंगे कलाइडोस्कोप. अभी कलाइडोस्कोप क्या होता है? आप लोगों ने देखा रहेगा बचपन में, कलाइडोस्कोप में अलग अलग कलर्स के मिरर्स होते हैं. मिरर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन किए रहते हैं. ठीक है, कलाइडोस्कोप सभी ने देखा रहेगा, राइट? व्हाट इज कलाइडोस्कोप? ओके, आप ये कलाइडोस्कोप अपने घर पे भी बना सकते हो. आपको ये रेक्टेंगुलर मिरर्स लेने हैं ऑफ सेम साइज, आपकी नीचे स्टेशनरी की शॉप में आपको मिल जाएंगे. ओके, आपको 3 मिरर लेने हैं, 3 मिरर्स लेने हैं आपको, सेम साइज के होने चाहिए. यूजिंग स्टिकिंग टेप stick the mirrors together making a triangle with reflecting surface facing inwards. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टिकिंग टेप लेनी है, इन तीनों को मिरर को इस तरह से अरेंज करना है. ओके, ये तीनों एक दूसरे के साथ ट्रायंगल बनाने चाहिए. एक मिनट. ओके, इन तीनों मिरर्स को आपको ऐसे स्टिक करना है, ऐसे. ठीक है,
ये अब अंदर इसका मिरर वाला सरफेस अंदर होना चाहिए, इसका भी सरफेस अंदर होना चाहिए, इसका भी सरफेस अंदर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से स्टिक करने के बाद टेक अ व्हाइट पेपर ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप का व्हाइट पेपर आपको लेना है एंड फिक्स इट विद अ टेप एट वन एंड ऑफ द मिरर क्लोजिंग दैट एंड। तो आपका ये जो मिरर है इस तरह से हो जाएगा, इतने लंबे मिरर्स हो जाएंगे आपके। तो एक तरफ आपको व्हाइट पेपर को स्टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कार्डबोर्ड ट्यूब लोगे, यहाँ पे आपको क्लोज करोगे कैप को, यहाँ पे व्हाइट पेपर को स्टिक करोगे और उसको क्लोज कर दोगे। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 या 4 से 5 कलर ग्लास पीसेस हॉलो मिरर्स में रखना है। इसका मतलब ये है आपको यहाँ पे है ना छोटे छोटे ग्लास के पीसेस जो है अलग अलग कलर के आपको यहाँ पे छोड़ देने, ठीक है। क्लोज द अदर एंड ऑल्सो विथ प्रॉपर पेपर एंड मेक इट अ होल इन इट। अलग से आपको ये वाले एंड को क्लोज करना है मस्त अच्छे से, और यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाना है, ठीक है। ये होल बनाने के बाद आपको लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स द लाइट। आप जब यहाँ ये होल में से लाइट की ओर देखोगे, ओके, यहाँ पे आपका ये क्लोजिंग रहेगा, यहाँ से आपको लाइट पास होगी। पर जब भी आप इस होल में से देखोगे, यू विल सी इनन्यूमरेबल इमेजेस ऑफ ग्लास पीसेस। जो इसमें हमने ग्लास पीसेस को छोड़े हैं, इनके बहुत सारे इमेजेस एक दूसरे के साथ फॉर्म होंगे। कभी ये ग्लास पीस यहाँ पे दिखाई देगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी सेम ग्लास पीस ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, अगर ग्रीन कलर का ग्लास पीस रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर वापस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस फॉर्म होंगे। ओके, कभी आप भूल भुलैया में गए हो, वहां पे मिरर्स आपने देखे हैं, आपके बहुत सारे रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर आप नेहरू सेंटर जाओगे, तो नेहरू सेंटर में ये वाला है कलाइडोस्कोप है, बड़ा सा कलाइडोस्कोप है। वहां पे अगर हम अंदर गए तो हम जान नहीं पाते हम कहाँ से अंदर आए थे, हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ है। ओके, तो ये वाला जो कलाइडोस्कोप है ये इस तरह से बनता है। ये छोटा सा जो हमने हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया, बड़ा वाला अगर आपको देखना है तो कभी छुट्टी में नेहरू साइंस सेंटर जाओ, वर्ली में, ठीक है, पेरेंट्स के साथ जाना। तो आपको यहाँ पे कलाइडोस्कोप बड़ा देखने मिलेगा। आप अंदर जाओगे तो बहुत सारी कलर की लाइटिंग रहेगी, और आप जब खुद अंदर जाओगे तो आपकी इमेजेस फॉर्म होंगे अलग अलग मिरर्स पे। जब अपने अपने आप को एक एक बार आपको वहां पे राउंड मारना है अंदर, और जब आप एक बार राउंड मार के ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, दोबारा भूल जाओगे आप कहाँ से आए। ओके, क्योंकि आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है, सेम रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये पार्ट क्लियर है सभी को? So you will see innumerable images of glass pieces. These are formed due to the reflection of 3 mirrors. ये 3 mirrors जो है वो repeated reflection बताएंगे। ओके, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है स्टूडेंट्स? क्या हम आगे बढ़े? नो डाउट, इजी टू अंडरस्टैंड। जितने ज्यादा मिरर उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन। ओके, 3 मिरर की जगह पे 4 होते, 5 होते तो उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होता। हम्म, ठीक है। इसके बेसिस पे और एक एक्टिविटी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो यू कैन सी डिफरेंट डिजाइन इन कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप में बहुत सारी अलग अलग डिजाइन होती है। द स्पेशलिटी ऑफ कलाइडोस्कोप इज दैट द डिजाइंस डू नॉट इजीली रिपीट देमसेल्व्स। कलाइडोस्कोप में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि डिजाइंस जो होती है वो रिपीट नहीं होती है, ठीक है। एक बार वो डिजाइन बन गई तो बन गई। जैसे मैंने आपको बताया, जितने ज्यादा मिरर उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन, और जितने ज्यादा मिरर होंगे जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, तो डिजाइन रिपीट नहीं होगी, ठीक है। एवरी टाइम द डिजाइन इज डिफरेंट। People making wallpapers which are used to decorate walls, and cloth designers using kaleidoscope for making new designs. Okay, तो क्लोथ डिजाइनर्स कलाइडोस्कोप का यूज करते हैं अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए। और बाकी के जो लोग होते हैं, जो हमारे अपने घर पे जब भी फंक्शन होता है, गणपति जी आते हैं, ओके, वो टाइम पे पता है हम ऊपर कलाइडोस्कोप जैसा बॉल यूज करते हैं, उसके ऊपर लाइट डालते हैं। तो जैसे वो बॉल घूमता है, अलग अलग कलर्स पता है गणपति के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। यस और नो? गणपति के सीजन में या नवरात्रि के सीजन में, ओके, एक लाइट होती है। लाइट जब भी उस बॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, तो वो बॉल अगर रेड कलर की साइड पे होगा तो हमको रेड कलर दिखाई देगा, ब्लू, ग्रीन, येलो। जैसे वो बॉल मूव होते जाएगा वैसे उसकी कलर्स आजू बाजू में रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, तो वो भी एक तरह का कलाइडोस्कोप है।
एवरीवन फॉलोड दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस स्टूडेंट्स, नो डाउट, इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, क्या आपका कॉन्सेप्ट इजी हो रहा है? राइट, अंडर समझने के लिए किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ओनली कादम्बरी इज रिप्लाइंग. ओके, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ओके नंदिनी, ओके विशाल, ओके वेदांत, विकास, ओके. तो अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसे हम पेरिस्कोप बोलते हैं. ठीक है, पेरिस्कोप क्या होता है? आप लोगों ने सबने सबमरीन देखी है? ओके, सबमरीन के बारे में सुना है, राइट? वेरी गुड आयुष. ओके, सो आपने सबमरीन के बारे में सुना है. अब ये जो पेरिस्कोप वाला जो मिरर है, या आप पेरिस्कोप बोलो, ये जो डिवाइस है वो सबमरीन्स में यूज होता है. पानबुड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसमें यूज होता है. ओके, आप पेरिस्कोप घर पे कैसे बना सकते हो? बहुत ही इजी है. आपको एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है. आपको उसमें दो स्लिट्स बनाने हैं. अभी स्लिट कहाँ कहाँ पे बनाने हैं? एक टॉप पे बताना है, यहाँ पे एक स्लिट बनाना है कार्डबोर्ड के बॉक्स पे, और दूसरा स्लिट आपको नीचे बॉटम पे बनाना है. ओके, यहाँ पे जहाँ पे आप स्लिट बनाओगे वहां पे आपको एक मिरर प्लेस करना है. ठीक है, सो दैट आपका जो मिरर है वो 45 डिग्री का एंगल बनाए. ठीक है, यहाँ पे एक मिरर प्लेस होगा, एक मिरर यहाँ पे नीचे प्लेस होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? मेक द slits in the top and the bottom sides of the box and place the two mirrors so that they make an angle of 45 degree with sides of the box. ठीक है, यहाँ पे आपका जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए. मतलब यहाँ से आपका एंगल जो है वो इस तरह से 45 डिग्री होना चाहिए. यहाँ पे देखिए एंगल बना है, दिस इज 45 डिग्री एंगल. सेम यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. 1 मिनट. हाँ, इस तरह से आपको बनाना है. जो भी आप यहाँ पे देख पाओ यहाँ से, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस नीचे जाके रिफ्लेक्ट होके आपको दिखेगा. ठीक है, इस तरह का आपको एंगल बनाना है. तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया, वैसे ही यहाँ पे भी आपका 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. ओके, तो आपका मिरर और आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए. यहाँ पे भी आपका मिरर है, और जो लाइट की रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगी और जो आप देखोगे उसके बीच में आपका 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? विद द साइड्स ऑफ द बॉक्स एंड आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब ये मिरर जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल रखने हैं. मतलब एक मिरर ऐसा, एक मिरर ऐसा, ऐसा नहीं रखना है. अगर आपका सामने वाला मिरर ऐसा है, तो यहाँ का भी मिरर उसके साथ पैरेलल रहेगा. ओके, तो ये दोनों भी मिरर्स आपके पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के साथ. ठीक है, अब आगे चलते हैं. यहाँ पे बताया है मेक टू विंडोज ऑफ 1 इंच ईच नियर द टू मिरर्स. यहाँ पे आपको दो विंडो बनानी है. ठीक है, 1 1 इंच की यहाँ पे विंडो बनानी है नियर द मिरर. अब ये क्यों बनानी है? नाउ सी थ्रू द बॉटम ऑफ द विंडो. यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे विंडो 1 1 इंच की और यहाँ पे एक विंडो 1 1 इंच की. ठीक है, अगर आप यहाँ पे, यहाँ से आपको बॉटम से आपको देखना है मिरर के थ्रू, और मिरर का ये जो रिफ्लेक्शन रहेगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आपको जो बाहर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आपको दिखाई देगा. ओके, जब भी आप इसके थ्रू देखोगे तो आपको जो दिखाई दे रहा है उसका नोट करना है. ओके, आपको कैसा दिखाई देगा? ये जो ऑब्जेक्ट है पहले इसकी रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे गिरेगी, फिर इसकी रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे गिरेगी, और यहाँ से रिफ्लेक्शन फिर आपकी आंखों पे दिखेगी. इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे. इतना सभी को समझा स्टूडेंट्स? एनी डाउट सो फार? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फिर आपको नोट बनानी है कि आपको क्या दिखाई देता है और उसका इमेज कैसा है, इमेज किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये सारा आपको देखना. ओके, आगे बढ़े हम लोग. इजी टू अंडरस्टैंड? तो वैसे ही आपके जो नेवी की जो सबमरीन होती है, ओके, या फिर अलग अलग यहाँ पे जो हमारी सबमरीन्स होती है, जितनी भी सबमरीन्स होती है, वो ये पेरिस्कोप यूज करते हैं. पता है,
बोट पानी के नीचे होती है और ऊपर से एक ऐसा पाइप जैसा चीज निकलता है। ओके, ये क्यों पेरिस्कोप की यूज करते हैं? क्योंकि जो डिफेंडिंग पार्ट है या फिर जो दुश्मन है, जो एनिमी है, इस सबमरीन पर डायरेक्ट अटैक ना करे, इसके लिए ये पेरिस्कोप का यूज करते हैं। इस पेरिस्कोप में से वो बाहर देखते हैं, इस पेरिस्कोप को रोटेट करते हैं, क्या दिखाई देता है क्या नहीं, और फिर उस तरह से वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। So from the bottom window, one can see what is in the front of top window. नीचे से हम bottom window से दिखाई देता है कि top में क्या है. This device is called as a periscope. This is used in submarines to see objects above the surface of the water. पानी के surface के ऊपर कोई objects है या कोई ship है या कौन है, ये दिखने के लिए इसका help होता है। ओके, अगर पूरी की पूरी शिप या पूरी की पूरी सबमरीन बाहर आ जाती है तो इसमें बहुत सारा डेंजर हो सकता है, क्योंकि जो दुश्मन है, जो एनिमी है, उन पे हमला बोल सकते हैं और पूरी सबमरीन ब्लास्ट हो सकती है। ओके, so this is used in submarines to see objects above the surface of water. It is also used to observe and keep a watch on the objects or persons on the ground from underground bunker. तो नीचे से अंडरग्राउंड बंकर में से ये सारी वॉच रखने के लिए इसे पेरिस्कोप काम आती है। अगर ये आर्मी भी यूज करते हैं, जब भी वो बॉर्डर्स पे लड़ते हैं दुश्मनों के साथ, तो बंकर में वो छुपे हुए रहते हैं और यहाँ से वो पेरिस्कोप को यूज करते हैं ताकि वो आगे वाले इंसान को देखे और उस तरह से वो नीचे से अपना डायरेक्शन चेंज करे। ये अंडरग्राउंड सिर्फ सबमरीन में नहीं, अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए भी यूज होते हैं। इतना सभी को क्लियर है? सो कलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप बोथ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पेरिस्कोप में 2 मिरर्स होते हैं, कलाइडोस्कोप में 3 मिरर्स होते हैं। ठीक है, दोनों भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। ओके, और दोनों में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी को डाउट है यहाँ तक स्टूडेंट्स? टेल मी नाउ। हम चैप्टर एंड करने वाले हैं अभी। ये स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है? इजी, इजी टू अंडरस्टैंड? यस, किसी को कुछ पूछना है? ओके, आई टेक इट एज नो डाउट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी हम क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या किया एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी चलते हैं हम यहाँ पे टॉप ऑफ द चैप्टर, सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमने टर्म देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई भी चीज आपकी आंखों पे विजिबल होती है, वो क्यों होती है? बिकॉज वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। करेक्ट? जैसे कि आपको अपने अराउंड टेबल, कुर्सी, ट्रीज, रिवर, रेनबो, फ्लाइंग बर्ड सभी दिखाई देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर यही आप अंधेरे में देखोगे, रात के टाइम पे देखोगे, तो क्या आपको उतना क्लियरली दिखाई देगा जितना दिन में दिखाई देता है विदाउट लाइट? नो, राइट? किसी को भी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज लाइट का सोर्स एब्सेंट होता है वहां पे, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑकर नहीं हो पाता। ठीक है, कुड यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन रूम क्लियरली व्हेन लाइट वाज स्विच्ड ऑफ? आप अपने रूम में भी जब लाइट ऑफ करते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, राइट? ओके, बिकॉज सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑकर नहीं होता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत होती है, और लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्शन ऑकर करती है। उसके बाद हमने ये देखा, एक एक्टिविटी देखी जहां पे हमने टॉर्च लिया। ओके, हमने कोम लिया, कोम को हमने पूरा का पूरा कोम को कवर किया, सिर्फ बीच में हमने उसको स्लिट रखा, एक जगह होल रखा। ठीक है, इस कोम को हमने टॉर्च के सामने प्लेस किया, तो हमने देखा यहाँ से लाइट एक ही जगह पे पास हो रही है। ठीक है,
फिर हमने कोम और टॉर्च के बीच में हमने मिरर लाया। जब हमने मिरर लाया तो जो लाइट यहाँ से पास हो रही थी वो भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने लगी, करेक्ट। जो स्लिट में से पास हो रही थी, जैसे होल में से पास हो रही थी, तो ये अभी मिरर आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी। तो इससे हमने डिस्कवर किया कि जब भी होल होता है या जगह होती है, लाइट पास होती है, लाइट पास थ्रू होती है। पर जब भी होल या जगह नहीं होती है तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके ऊपर से हमने डिस्कवर किए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम पे हमने ये डिस्कवर किया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों भी सेम प्लेन में लाई करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। ना रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के बाजू में आएगा और ना इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बाजू में आएगा। दोनों भी नॉर्मल की इमेजिनरी लाइन के ऑपोजिट में ऑकर होंगे, भले वो कोई भी सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस। इतना सभी को क्लियर है? यस, यस, ओके। फिर उसके बाद हमने ये एक्टिविटी खुद ही बनाई। हमने क्या किया, मिरर लिया, हमने अपना एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन कैसे ड्रॉ किया, स्केल से ड्रॉ किया, पर हमने ये एंगल कहाँ से लिया, हमने प्रोट्रैक्टर से एंगल लिया। जो एंगल हमने प्रोट्रैक्टर से लिया उस लाइन को हमने इंसिडेंट रे बोला, और फिर हमने उसका इमेज ढूंढते ढूंढते हमने यहाँ पे आई से रिफ्लेक्टेड रे बना ली, जहाँ पे हमको कोइंसाइडिंग पॉइंट्स मिले। ठीक है, इससे हमने ये डिस्कवर किया कि अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री रहेगा। 45 डिग्री का एंगल है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 डिग्री रहेगा। और 60 डिग्री का एंगल है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसी लॉ के ऊपर बेस्ड हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे आपकी स्मूथ सरफेस होती है, इंसिडेंट रेस एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब I1 इक्वल टू R1, I2 इक्वल टू R2, I3 इक्वल टू R3, I4 इक्वल टू R4। ये तो होता ही है। साथ साथ I1 इक्वल टू I2, I2 इक्वल टू I3, I3 इक्वल टू I4, ये सारे इक्वल हो जाते हैं। और अल्टीमेटली R1, R2, R3 और R4 भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं स्मूथ सरफेस में। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। ठीक है, फिर हमने चले इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे ऑकर होता है। ओके, यहाँ पे भी आपके इंसिडेंट रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, पर आपके रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होते हैं। ओके, इसका मतलब ये है I1 will be equal to R1, I2 will be equal to R2, I3 will be equal to R3, I4 will be equal to R4। बट आपका I1, I2, I3 और I4 एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होंगे, पर ये एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसका सरफेस रफ होता है। इतना सभी को क्लियर है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में फॉलो होंगे, रेगुलर में भी फॉलो होंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी फॉलो होंगे। ओके, ओके। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, जब भी मल्टीपल टाइम्स आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ओके, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, यानी कि एक बार रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये बार बार रिफ्लेक्शन रिपीट होते जाता है, ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके रिपीट होता है। तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखे, एक बार्बर शॉप का एग्जाम्पल देखा, एक मून का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो हमने ये दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने एक और एक्टिविटी पढ़ी जिसे हम बोलते हैं कलाइडोस्कोप। सो कलाइडोस्कोप आपको कलरफुल इमेजेस देता है। यहाँ पे 3 मिरर का इमेज यूज होता है। ओके, 3 मिरर से आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब
यही कलाइडोस्कोप का दूसरा फॉर्म है, रियल लाइफ में जो यूज होता है वो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में दो मिरर यूज होते हैं, दोनों मिरर भी 45 डिग्री के एंगल पे अटैच्ड होते हैं या 45 डिग्री के एंगल में सेट होते हैं। लाइट रे, यहाँ ये पूरी की पूरी लाइट रे है आपकी ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये पहले लाइट रे यहाँ पे फॉल होती है, यहाँ से यहाँ पे फॉल होती है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे हमें आंखों पे दिखाई पड़ती है। इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को डाउट है यहाँ पे? ये स्टूडेंट्स सब नीचे के बॉटम से आप लाइट रेज को देख सकते हो। तो आपका पेरिस्कोप विल मेक यूज ऑफ 2 मिरर्स और कलेडोस्कोप विल मेक यूज ऑफ 3 मिरर्स। ठीक है। और ये पेरिस्कोप कहाँ पे यूज होता है? आपके सबमरीन्स में यूज होता है, अंडरग्राउंड बंकर्स में यूज होता है, आर्मी नेवी यहाँ पे यूज करते हैं ये पेरिस्कोप। ओके। सो और अलग अलग सोर्सेस में भी यूज होता है पेरिस्कोप। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके। अभी यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। ओके। यहाँ पे क्या बताया है? इफ रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, what with normal, what angle must the incident ray will make with the normal? आप सभी को पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ओके। इसका मतलब ये है, अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है, ओके, दैट इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ पे आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। ओके। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है 60 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा स्टूडेंट्स? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इट विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। एक्सेलेंट। ओके। सो R is equals to I या I is equal to R. If R is equal to 60 degree, then I will be also equal to 60 degree. ये सॉल्व एग्जाम्पल इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको हर बार इसके लिए एंगल ड्रॉ करने हैं। जब भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स आएंगे स्टूडेंट्स एग्जाम में, आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है एक तरफ। ओके। सो यहाँ पे आपको हर जगह पे रफ डायग्राम ड्रॉ करके बताना है कि आपने कैसे अराइव किया है, और आपको ये कैंसलेशंस और लॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये स्टेटमेंट आप सभी को लिखना है। ओके। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, इससे पता चलेगा कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल हमको क्या बोलता है, इसके लिए हम हमारे जूम बोर्ड का यूज, इसका गूगल बोर्ड का यूज करेंगे। सो वी विल गो टू, ओके, क्या आप सभी को मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? एवरीवन कैन सी राइट? ओके। ओके ग्रेट। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स? एक मिनट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है सेकेंड वाला, इफ एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अब इसके लिए हमको डायग्राम ड्रॉ करने की बहुत जरूरत है। हमें क्या बताया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है। यहाँ पे हमको ये बताया है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90, मतलब ये हमारा इंसिडेंट रे है और इसने रिफ्लेक्टेड रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। सो हमें ये बताया है दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस। अभी ये नहीं बताया ये सरफेस प्लेन है या पॉलिश्ड है, तो मैंने नॉर्मल बना दी है सरफेस। ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। आप सभी को इस रे को नाम देना है आई, ओके, एंड इसको आर। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है।
अब यहाँ पे ये बताया है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी मिलेगा जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? यस और नो? यस। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी लाइन नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पैरेलल नॉर्मल ड्रॉ कर ली है। ये मेरी नॉर्मल है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। इसको हम नाम दे देते हैं एन। ठीक है, एन नाम देने के बाद ये मेरी नॉर्मल हो गई, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। जब मैंने नॉर्मल को ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल ने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड किया, राइट? इसको हाफ में डिवाइड किया। तो अगर अभी ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और इसको हाफ में डिवाइड किया तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? वेरी गुड। ये स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? Yes, incident ray and reflected ray will not be 45. Angles will be 45. ओके, रे का मेजर नहीं पूछा है, यहाँ पे एंगल का मेजर पूछा है। तो हमारा ये जो I1 एंगल रहेगा, क्योंकि हमने I यहाँ पे यूज कर लिया है तो हमने इधर I1 यूज किया। दिस विल बी 45 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू R1। I1 का रिफ्लेक्शन है R1, इवन दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। एवरीवन फॉलोड? इसी का वर्किंग अभी हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको गिवन डेटा लिखना। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है? सबसे पहले गिवन डेटा है हमारे पास आपका एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल दैट इज एंगल आई, ओके, प्लस एंगल आर, ओके। हम इसको I1 बोल देते हैं प्लस R1 बोल देते हैं। एंगल I1 प्लस एंगल R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब इसमें क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल I, ओके, विल बी इक्वल टू एंगल R। मतलब इंसिडेंट रे इज इक्वल टू R। इसका मतलब ये है ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, करेक्ट? दैट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एज इट इज लिख दिया, ओके। अब I इक्वल टू R का मतलब ये है कि I को हम R के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, I1 इज इक्वल टू R1। यस, मैं I को अगर R की वैल्यू दे दूं तो चलेगा, या R को मैं I की वैल्यू दे दूं तो चलेगा? यस और नो स्टूडेंट्स? यस। तो मैं दोनों में से एक की प्लेस चेंज कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, I को एज इट इज रखा, I1, ओके, और मैंने इक्वल टू I2 कर दिया, एंगल I1 कर दिया, R1 को I1 बोल दिया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, टू एंगल आई हो गया, ओके, मेरा एंगल जो है ये टू हो गया। तो टू एंगल आए, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये प्लस था, सॉरी, हाँ यहाँ पे ये प्लस था, तो मैंने यहाँ पे टू हो गए ना मेरे ये एंगल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे टू एंगल I1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो टू इक्वल टू किस तरफ मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू की तरफ आके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल I1 इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई टू, राइट? तो 90 डिवाइड बाई टू कितना होगा, 45 होगा। टू वन जा टू, फोर जा एट, टू फाइव जा 10, हो गया 45 डिग्री। If your angle I is equal to 45 degree, तो angle R will be also equal to 45 degree। आ गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स? यस, ओके। आई होप ये वर्ड प्रॉब्लम सभी को क्लियर है। ओके, सो हमारे पास हमने एक फर्स्ट और सेकंड वर्ड प्रॉब्लम किए, थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? आपका होमवर्क है
आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम थर्ड और फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम कल या परसों करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, ओके स्टूडेंट्स, so we shall stop here. Is it okay? Shall we stop here, students? Okay, okay, bye students. Yeah, we will stop here. Bye students. Bye. Bye.